हेलो एवरीवन, तपस्या एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। हमने इस चैनल पे सीटेट की प्रिपरेशन शुरू की है, जिसमें मैं सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी और ईवीएस की पेडागोजी आपको पढ़ाऊंगी। तो थियरी के साथ साथ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस करेंगे तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि क्या होता है पेपर में, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाते हैं तो आपको क्वेश्चन का नेचर पता होता है और आपको पता होता है कि आपको क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है, आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं रिपीट होता है। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलती है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के जाते हैं। यहाँ से एक तरह से आपका मॉक भी हो जाता है, आप देख लेते हैं कि आपको कितना टाइम लग रहा है क्वेश्चन सॉल्व करने में, और कॉन्सेप्ट रिपीट होते हैं तो आपको वहाँ हेल्प मिलती है क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में, 4 ऑप्शन पढ़ के और सही आंसर तक पहुँचने में। तो इस सीरीज़ में हमने एक पेपर डिस्कस किया था जिसमें मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे 2019 के पेपर 1 के। वो क्लास आप देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि कैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करें, कैसे ऑप्शंस को एलिमिनेट करें, और एलिमिनेशन मेथड से भी आप ना आते हुए क्वेश्चन के भी सही आंसर तक कैसे पहुंच सकते हैं, ये सब आप सीखेंगे। और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे आज 20 क्वेश्चन देखेंगे। ये भी 2019 का पेपर है, जो उसमें बचे थे 10 क्वेश्चन उसमें वो हैं, और पेपर 2 के 10 क्वेश्चन हैं। टोटल 20 क्वेश्चन हैं इस सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है वीडियो तो आप लाइक कीजिएगा, अपने सजेशंस कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते रहेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, और आप एक अच्छा स्कोर गेन कर पाएंगे अगर सब कुछ आप अप्लाई करते हैं तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, लिव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम, यानी अकॉर्डिंग टू लिव वाइगोत्स्की लर्निंग क्या है? एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है और एक सामाजिक गतिविधि है। पहला ऑप्शन क्या है कि एक इंडिविजुअल एक्टिविटी है, एक पैसिव एक्टिविटी है, एक कंडीशनड एक्टिविटी है और एक सोशल एक्टिविटी है। अभी परसों आपकी वाइगोत्स्की की क्लास हुई है जिसमें मैंने पूरी थ्योरी डिस्कस की है, मोर नॉलेजेबल अदर और स्कैफोल्डिंग क्या है, जेडपीडी क्या है। तो मैंने इसमें बताया कि इन्होंने लर्निंग को क्या माना है, एक सोशल प्रोसेस माना है। उन्होंने ये माना है कि जो सोसाइटी है, जो कल्चर है, वो बच्चे के डेवलपमेंट पे, बच्चे की लर्निंग पे बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। और सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोसाइटी में बच्चे इंटरेक्शन करते हैं और सोशल इंटरेक्शन के थ्रू वो लर्निंग अपनी डेवलप करते हैं। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, एक सामाजिक गतिविधि है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? अब मैंने जब कॉग्निटिव थियरी पढ़ाई थी जीन पियाजे की, तो मैंने आपको उसमें बताया था कि इसमें जो 4 स्टेज दिए गए हैं, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल, प्री ऑपरेशनल, सेंसरी मोटर और फॉर्मल ऑपरेशनल, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। तो देखिए उसी से क्वेश्चन आपका आया हुआ है। पहला ऑप्शन है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार, दूसरा ऑप्शन है विलंबित अनुकरण, तीसरा ऑप्शन है विचारों की उत्क्रमणीयता, और चौथा ऑप्शन है आपका वर्तुल प्रतिक्रिया। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, डिफर्ड इमिटेशन, इरिवर्सिबिलिटी, सर्कुलर रिएक्शन। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्री ऑपरेशनल में बच्चे होते हैं उनमें क्या होता है, इरिवर्सिबिलिटी का गुण पाया जाता है। वो रिवर्स में नहीं सोच पाते। जैसे अगर उनको 2 × 2 = 4 पता है, लेकिन 4/2 = 2 कैसे होगा ये नहीं समझ में आता है। पानी से बर्फ़ बन गया, उन्होंने फ्रीज़र में रख दिया तो उनको ये समझ में आता है कि अच्छा ये पानी से बर्फ़ बन गया, लेकिन अगर उसको फिर बाहर कर देंगे वो बर्फ़ से पानी बन जाएगा। वो रिवर्स थिंकिंग नहीं कर पाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, विचारों की अनुत्क्रमणीयता, यानी कि इरिवर्सिबिलिटी ऑफ थॉट। आपकी 2 क्लासेस से आपके 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो आप वो क्लासेस ज़रूर देखिएगा, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बहुत छोटी छोटी क्लासेस हैं और बहुत ही मतलब जितने भी कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं वो सब उसमें कवर किए गए हैं। तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उन क्लासेस से, इसी प्लेलिस्ट में है वो क्लास। तीसरा क्वेश्चन आप देखिए, बच्चों और उनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा तथा सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल आनुवंशिकता के द्वारा पूर्व निर्धारित है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है।
तीसरा ऑप्शन है बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंडित करना होता है। फिर डी ऑप्शन है सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। अब आप यहाँ एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, बच्चों को सीखने के लिए अभिप्रेरणा और सीखने के लिए उनकी सक्षमता केवल हेरिडिटी से डिसाइड होती है। तो ये मैंने जब क्लास ली थी आपकी हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की, तो मैंने आपको बताया था कि जो भी उनकी लर्निंग या जो भी डेवलपमेंट है वो सिर्फ हेरिडिटी से डिसाइड नहीं होगी या सिर्फ इन्वायरमेंट से डिसाइड नहीं होगी, इनमें दोनों का इम्पॉर्टेंट रोल है। तो ये ऑप्शन आपका कट हो गया। बच्चों की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उनकी प्रेरणा और अधिगम सक्षमता को निर्धारित व सीमित करती है। तो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड लिमिट्स नहीं करेगा उनके सीखने की सक्षमता को। ये ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट हो गया। बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए उन्हें पुरस्कृत व दंडित करना होता है। तो बहुत ज़्यादा आप दंड या पुरस्कार का भी यूज़ नहीं कर सकते। सबसे पॉजिटिव ऑप्शन आपको दिख रहा है कि सभी बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं तथा सीखने में सक्षम हैं। डी ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन हम देखते हैं। चालक विकास की दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी चालक विकास का क्रम इससे इस तक होता है। तो ये क्या है, इंडिविजुअल वेरिएशन है मोटर डेवलपमेंट में। ये चालक विकास, ऐसे कुछ कुछ आप इंग्लिश टर्म याद रखिए क्योंकि हिंदी का ट्रांसलेशन कभी कभी बहुत दिक्कत करता है। तो ये मोटर डेवलपमेंट है। इसमें पूछा जा रहा है कि मोटर डेवलपमेंट कैसे, मतलब कहाँ से शुरू होकर कैसे जाता है। तो ये जब डेवलपमेंट की क्लास मैंने ली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि ये ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट तक जाता है। यानी जब आप कभी पेन पकड़ते होंगे तो ऐसे जो छोटा बच्चा होता है वो पहले पूरे हाथ से पकड़ता है, फिर वो धीरे धीरे अपनी उंगलियों को यूज़ करना सीखता है, वो लिखना सीखता है। तो लिखना क्या हो गया, एक फाइन मोटर स्किल हो गई, लेकिन उसको सिर्फ ऐसे पकड़ना क्या हो गया, ये ग्रॉस मोटर स्किल हो गई। तो ये जो मोटर डेवलपमेंट है इंडिविजुअल वेरिएशन होता है, लेकिन ये जो एक पैटर्न पाया जाता है, यूनिवर्सल पैटर्न है, वो कैसे वर्क करता है, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट से फाइन मोटर डेवलपमेंट, यानी कि अपरिष्कृत स्थूल चालक विकास से परिष्कृत सूक्ष्म चालक विकास। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखिए। वह अवधि जो वयस्कता के संक्रमण की पहल करती है उसे क्या कहते हैं। यानी एक ऐसा पीरियड जो संक्रमण होता है, ट्रांजिशन होता है एडल्टहुड का, यानी आपकी बाल्यावस्था खत्म हो रही है और आप एडल्टहुड में जा रहे हैं, उसके बीच की जो अवधि होती है उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है आपका मिडिल चाइल्डहुड, ऑप्शन बी है आपका प्री ऑपरेशनल पीरियड, ऑप्शन सी है आपका एंड चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था की समाप्ति, और ऑप्शन डी है आपका एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था। तो ये ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, किशोरावस्था। अब ये थोड़ा सा पीडीएफ में क्वेश्चन इधर उधर हो गए हैं। ये वाला पेज है सेकंड वाला, इसे छोड़ के हम तीसरे पेज पे आते हैं। ये थोड़ा सा पेज इधर उधर हो गया है, थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ऑप्शन ए है आपका प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। इसके बाद आप इस पे आ जाइए, इस ऑप्शन पे। ऑप्शन बी है आपका उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानी पूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है, यानी कंडीशन किया जा सकता है उनको। ऑप्शन सी है आपका पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जाता है। और ऑप्शन डी है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो जब मैंने जीन पियाजे की कॉग्निटिव थियरी आपको पढ़ाई थी तो उसमें मैंने बताया था कि जीन पियाजे ने बच्चों को एक लिटिल साइंटिस्ट माना है। उन्होंने माना है कि वो अपने ज्ञान को खुद एक्सप्लोर करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण वो खुद करते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा कि ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, वो एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं अपने नॉलेज को। फिर क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए। मौखिक संवाद जो बच्चे अपने आप से करते हैं उन्हें लिव वैगोत्स्की ने क्या कहा है। ऑप्शन ए है आपका व्यक्तिगत वार्ता यानी कि प्राइवेट स्पीच, ऑप्शन बी है भ्रांत वार्ता, ऑप्शन सी है समस्यात्मक वार्ता, और ऑप्शन डी है अहं केंद्रित वार्ता। तो ये भी मैंने आपको बताया है 3 तरह की स्पीच लिव वैगोत्स्की ने दी है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा प्राइवेट स्पीच। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए।
खिलौने, पहनावे की वस्तुएं, घरेलू सामग्रियां, व्यवसायों, रंगों को विशिष्ट लिंगों के साथ संबंधित करना क्या प्रदर्शित करता है? यानी पिंक कलर का खिलौना लड़कियों के लिए, ब्लू कलर का खिलौना लड़कों के लिए, पहनावे की वस्तुएं जैसे शर्ट लड़कों के लिए, फ्रॉक लड़कियों के लिए, कुछ घरेलू सामग्रियां, व्यवसाय यानी कि जैसे कोई सेफ जॉब है वो सिर्फ लड़कियां कर सकती हैं, 9 to 5 की जॉब, और रंगों के विशिष्ट जैसे मैंने आपको बताया कि पिंक कलर लड़कियों के लिए, सॉफ्ट कलर और थोड़ा एग्रेसिव जो कलर हो वो लड़कों के लिए। ये सब लिंग के साथ संबंधित करना, किसी विशेष जेंडर के साथ संबंधित करना, ये क्या प्रदर्शित करता है? ये प्रदर्शित करता है जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, यानी जेंडर रूढ़िवादिता है कि किसी एक खास जेंडर से जोड़ के देखा जा रहा है, किसी व्यवसाय को खास जेंडर से जोड़ के देखा जा रहा है, किसी भी काम को खास जेंडर से जोड़ के देखा जा रहा है। घर में कोई व्यवहार है, घरेलू सामग्रियां हैं, जैसे लड़कों को किचन में नहीं जाना है, किचन का काम लड़कियों के लिए है, लड़कियों को बाहर जाके कोई सामान नहीं लेकर आना है, बाहर सिर्फ लड़के जा सकते हैं। तो ये सब क्या है? जेंडर स्टीरियोटाइपिंग है। पहनावे की वस्तु होगी कि लड़कियों को सिर्फ सूट पहनना है, शर्ट नहीं पहनना है, टी शर्ट नहीं पहनना है, कोई किसी से संबंधित कर देना किसी जेंडर विशेष से, ये सब जेंडर स्टीरियोटाइपिंग हो गई। क्वेश्चन नंबर 9, एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है, आप इसको एक सिचुएशन लीजिए अपनी क्लासरूम की। आप गए हैं क्लासरूम में और एक बच्ची है जो अपने साथ कुछ अनुभव लेकर आई है, तो आप क्या करेंगे? उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, यानी नेग्लेक्ट करेंगे उसे, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, इग्नोर कर देंगे, उन्हें शामिल करना चाहिए और उनका संचय करना चाहिए, और उन्हें अस्वीकार करना चाहिए। तो बच्चे जो अनुभव अपने साथ लेकर आते हैं उन्हें शामिल करना चाहिए, उनकी लर्निंग प्रोसेस में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उनके अनुभवों को शामिल करना चाहिए, जिससे क्या होता है उनके लिए एक्टिवली पार्टिसिपेट करना उस लर्निंग प्रोसेस में आसान हो जाता है और वो अच्छे से ज्ञान का निर्माण अपने कर पाते हैं, उनकी लर्निंग थोड़ा और इफ़ेक्टिव होती है। तो आप क्या करेंगे? उन्हें शामिल करेंगे और उनका संचय करेंगे, वो जो भी अनुभव अपने साथ लेकर आई है। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उसे जेल भेज दिया जाएगा। कोलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में आता है? ये अभी आपके ये थ्योरी नहीं हुई है, इसकी क्लास में कल लूँगी। तो इसका आंसर देख लीजिए, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पनिशमेंट और ओबीडियंस ओरिएंटेशन है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है, कोलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी है। इसको हम कल डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। विकास की व्यक्तिगत विभिन्नता को समझने के लिए क्या महत्वपूर्ण है? यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको समझना है डेवलपमेंट में, तो आपको क्या जानना इम्पॉर्टेंट है? ऑप्शन ए है पर्यावरणीय कारकों पर विचार करना जो लोगों को प्रभावित करता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर जो इफेक्ट करता है इंडिविजुअल को। शरीर व दिमाग के परिपक्वन पर विचार करना। वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों एवं उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। और ऑप्शन डी है आपका विशेषताओं पर विचार करना जो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विशेष शुरुआत देती है। तो आप ये देखिए कि ज़्यादा ऐसा ऑप्शन जो अपने साथ ज़्यादा डायमेंशंस को कवर करता है वो कौन सा है? तो वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारक, यानी कि इसमें हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो इस ऑप्शन के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि वंशागत विशेषताओं के साथ साथ पर्यावरणीय कारकों व उनकी पारस्परिक क्रिया पर विचार करना। फिर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? इसकी भी क्लासेस मैंने ली हैं आपकी काफ़ी डिटेल में। देखिएगा ऑप्शन नंबर ए है विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है। ऑप्शन नंबर बी है विकास समय के साथ धीरे धीरे घटित होता है। ऑप्शन नंबर सी है आपका विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म से निर्धारित हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी है व्यक्ति अलग अलग गति से विकास करते हैं। अब देखिए इसमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है विकास का? देखिए विकास तुलनात्मक रूप से क्रमिक होता है, यानी ऑर्डर में चलता है विकास, ठीक है। समय के साथ साथ होता है, एक प्रोसेस होती है प्रॉपर,
और प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग तरीके से विकास करते हैं, यानी यूनिवर्सल पैटर्न तो है लेकिन उसके साथ साथ कुछ ना कुछ इंडिविजुअल डिफरेंसेस तो होते ही हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि विकास की सटीक गति एवं प्रकृति जन्म के समय ही निर्धारित हो जाती है। ये गलत ऑप्शन है। कभी कभी क्या होता है कि हम क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमको नहीं दिखता, बहुत सारे ऑप्शन गलत होते हैं। मेरे भी कभी कभी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन ऐसे गलत होते हैं, तो इस पर आप ध्यान दीजिएगा। जब भी आपको नहीं दिखे तुरंत उस पर टिक कर लीजिए कि इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा सिद्धांत सही नहीं है, क्योंकि इससे आपके 1 नंबर बच जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, अनेक शोध अध्ययनों से पता चलता है कि शिक्षक लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक पारस्परिक क्रिया करते हैं। उनका इंटरेक्शन जो होता है टीचर का, वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से अधिक होता है। इसकी सही विवेचना क्या है? ऑप्शन ए, लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक अवधान की आवश्यकता होती है, यानी बॉयज़ को ज़्यादा अटेंशन चाहिए गर्ल्स की अपेक्षा। या शिक्षण में लिंग पक्षपात का उदाहरण है, यानी जेंडर बायसनेस का उदाहरण है ये। ऑप्शन सी है, कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी मुझसे 2 बार ये लड़कियों यहाँ लड़कियों की तुलना में लड़कों होगा, गलती से मैंने लिख दिया। तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि कक्षा में लड़कियों की तुलना में लड़कों को अधिक आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। और ऑप्शन डी है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों में शैक्षिक क्षमताएं अधिक होती हैं, यानी उनके पास एकेडमिक कैपेबिलिटी अधिक है लड़कियों की अपेक्षा। सही ऑप्शन बताइएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि ये क्या है, जेंडर बायसनेस है, कि जो टीचर्स हैं वो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों से ज़्यादा इंटरेक्शन करते हैं। ये जेंडर बायसनेस का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के बारे में प्रमुख है? प्रोग्रेसिव एजुकेशन का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है आपका प्रत्येक बच्चे की क्षमता और संभावना में विश्वास करना। ऑप्शन बी है आपका मानक निर्देश व मूल्यांकन। ऑप्शन सी है बाह्य प्रेरणा तथा एक रूप मूल्यांकन मानदंड। और ऑप्शन डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम। पहले तो ऑप्शन डी आप एलिमिनेट करिए, पाठ्य पुस्तक केंद्रित अधिगम नहीं होगा। फिर बाह्य प्रेरणा नहीं होगी, प्रगतिशील शिक्षा व्यवस्था है तो बच्चे के इंटरनल मोटिवेशन पर ध्यान दिया जाएगा कि बच्चा खुद से प्रेरित हो वो काम करने के लिए, खुद से मोटिवेटेड हो वो काम करने के लिए। मानक निर्देश और मूल्यांकन जैसा कुछ नहीं रखा जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा कि प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है और उनके अंदर जो संभावनाएं हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनके अंदर जो भी कैपेबिलिटी है उनको अच्छे से निखारना। तो ये ऑप्शन ए आपका सही करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन, कि प्रत्येक बच्चे की क्षमता एवं संभावना में विश्वास करना, ये प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा है। आगे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, दृश्य रूप से बाधित विजुअली चैलेंज्ड कोई बच्चा है आपकी क्लास में, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुदेशन अनुकूलन करने चाहिए? यानी आपके क्लासरूम में विजुअली चैलेंज्ड कुछ बच्चे हैं, तो आप कैसे इंस्ट्रक्शनल एडॉप्टेशंस करेंगे? कई प्रकार के दृश्य प्रस्तुतियों का प्रयोग करना, यानी उनके पास विजुअल प्रेजेंटेशन करेंगे कई सारे। ऑप्शन बी है स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देख सकें, ओरिएंट करना खुद, जिससे विद्यार्थी उसे देख सकें ध्यान से। और ऑप्शन सी है अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन डी है स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाले सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। क्या सही हो जाएगा? देखिए, दृश्य सामग्री आप उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं तो वो देखेंगे कैसे? खुद भी अभिविन्यास कर रहे हैं कि वो देख सकें, तब भी वो उनको प्रॉब्लम है थोड़ा। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, तो वर्कशीट आप प्रेजेंट करें, कुछ भी प्रेजेंट करें, तो उनको तो प्रॉब्लम है देखने में, तो उनको प्रॉब्लम होगी, तो वो कैसे देखेंगे? आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि आप स्पष्ट रूप से बोलें, जो भी जिससे वो अच्छे से सुन सकें और सुन के समझ सकें, और ऐसी सामग्री का प्रयोग करें, ऐसे टीएलएम का यूज़ करें, आप ऐसे इंस्ट्रक्शनल मटेरियल यूज़ करें जिसे वो टच करके फील कर सकें, जिसे छूकर महसूस कर सकें। बहुत सारे ऐसे आते हैं, जैसे ब्रेल स्लेट हो गया, टेलर फ्रेम हो गया, या वाइट केन हो गया, अबेकस हो गया, स्क्रीन रीडर हो गया, स्कैनिंग सॉफ्टवेयर हो गया, इन सब का आप यूज़ करें तो उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं। सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण का एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए है सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है कभी कभी प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन सी है प्रयोग नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन डी है सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। तो कोऑपरेटिव लर्निंग को और पीयर ट्यूटरिंग को क्या करना चाहिए बताइए। इंक्लूसिव क्लासरूम है तो पीयर ट्यूटरिंग को आप क्या करेंगे, हतोत्साहित तो नहीं करेंगे। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए पीयर ट्यूटरिंग में बच्चे आपस में एक दूसरे को पढ़ाते हैं। कभी कभी क्या होता है कि टीचर्स के द्वारा जो कॉन्सेप्ट बच्चों को नहीं समझ आता है, या बच्चे पूछने में डरते हैं टीचर से, या कोई भी प्रॉब्लम है, वो अपने हम उम्र के साथियों से अपनी प्रॉब्लम शेयर करने में थोड़ा ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेंगे। तो उनको कभी कभी ऐसा होता है कि और अच्छे से समझ में आ जाता है वो क्वेश्चन, जो उन्हें टीचर्स समझाए हैं उससे ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है जब उनके कोई पीयर ग्रुप का कोई बच्चा उन्हें समझाता है। तो आप क्या करेंगे, सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहेंगे। आपको ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि जो पीयर ट्यूटरिंग है और कोऑपरेटिव लर्निंग है, इसे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। ये आपका 16 क्वेश्चन हो गया। अब हम आ जाते हैं 17 क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक इंक्लूसिव क्लासरूम है, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है। मानकीकृत परीक्षण, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्टिंग, प्रतियोगी अधिगम को बढ़ावा देना, प्रमोट करेंगे आप कॉम्पिटिटिव लर्निंग को, विशिष्ट शिक्षा योजना आईपी, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान, और एक रूप निर्देश यानी कि यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन। तो समावेशी कक्षा में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है, एक विशिष्ट शिक्षा योजना हो। विशिष्ट शिक्षा योजना क्या होती है, इसमें एक इंक्लूसिव क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे बहुत तरीके के होंगे। कोई सामान्य बच्चा होगा, कोई प्रतिभाशाली होगा, कोई सृजनात्मक होगा, किसी को डिसलेक्सिया होगा, तो कोई विजुअली चैलेंज्ड हो सकता है, या कोई पिछड़ा हुआ हो सकता है अधिगम में। तो इन सब के लिए आपको क्या करना होगा, एक ऐसा प्लान बनाना होगा जो उन सब की आवश्यकताओं को पूरा करे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्या हो जाएगा, विशिष्ट शिक्षा योजना। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं की मिलान युग्मों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। यानी कि जो लर्नर होते हैं और उनकी प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखनी है। कोई पठन अक्षमता अधिगम करता है, यानी डिसलेक्सिया है उस बच्चे को, तो उसको क्या होगा, धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, यानी कि लैक होगी रीडिंग और राइटिंग फ्लुएंसी से, वो पढ़ लिख नहीं पाएगा। सृजनात्मक है कोई बच्चा, क्रिएटिव लर्नर है, तो अति सक्रिय कार्य को पूरा करने में धीमे है, यानी कि वो क्या है, हाइपर एक्टिव है और वर्क करने में स्लो है। अवधानात्मक कमी अधिगम करता है, यानी कि ADHD वाला बच्चा है, अटेंशन डेफिसिट लर्नर है। तो हाई मोटिवेशन, कैन सस्टेन अटेनिंग फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, सस्टेन कर सकता है अटेंशन को लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम, यानी कि उच्च अभिप्रेरणा और लंबे समय तक अवधान को वो बनाए रख सकता है। ऑप्शन डी है आपका। हियरिंग इम्पेयर्ड लर्नर है, श्रव्य क्षतिपूर्ति अधिगम करता है, दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकता है, वो विजुअल इंफॉर्मेशन को वो नहीं समझ पा रहा है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए, जो सृजनात्मक बच्चा होगा उसकी अभिप्रेरणा उच्च होती है और वो लंबे समय तक अवधान को बनाए रख सकता है। तो ये आपका गलत ऑप्शन हो गया कि अति सक्रिय और कार्य को पूरा करने में धीमे है। जो ADHD वाला बच्चा होगा उसको क्या होगा, वो सस्टेन नहीं कर पाता है अपने अटेंशन को, तो ये चला जाएगा इस पे कि वो अति सक्रिय होगा ADHD वाला, और कार्य को पूरा करने में धीमा ADHD में चला जाएगा ये अटेंशन डेफिसिट लर्नर। और अगर वो श्रव्य क्षतिपूर्ति अधिगम करता है तो उसको सुनने में प्रॉब्लम होगी ना, उसको दृश्य सूचनाओं में कैसे कमी, उसको दिक्कत होगी। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पठन अक्षमता अधिगम करता है। अगर डिसलेक्सिया है लर्नर को तो उसको धारा प्रवाह पढ़ने और लिखने में दिक्कत होगी। ऑप्शन ए आपका सही ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 19 है, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है? ऑप्शन ए है क्षतिग्रस्त बच्चों की, इम्पेयर्ड बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं। ऑप्शन बी है क्रिएटिव चिल्ड्रन यानी सृजनात्मक। ऑप्शन सी है अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, लर्निंग डिसेबिलिटी है। और ऑप्शन डी है अहम केंद्रित बच्चों की यानी कि ईगोसेंट्रिक चिल्ड्रन की। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग, ओरिजिनल थिंकिंग, फ्लुएंसी और मोरलिटी, ये सब किसकी विशेषताएं हैं? ये सब क्रिएटिव बच्चे की विशेषताएं, क्रिएटिव चिल्ड्रन की विशेषताएं। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सृजनात्मक बच्चों की। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? ऑप्शन ए है विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। ऑप्शन बी है शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों अनुभवों उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ऑप्शन सी है अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। और ये ऑप्शन आपका पूरा अच्छे से आया नहीं है। ऑप्शन डी है आपका विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधि में लगे रहने के लिए लगातार अवसर प्रदान किया जाता है। तो कौन सा एक संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता है? तो विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं और आपस में उनको कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जा रहा है। तो ये तो आपका एक पॉजिटिव हो गया, ये अनुकूलन हो गया, मतलब संरचनात्मक परिवेश के साथ साथ। ऑप्शन बी भी आपका सही है कि शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों और अनुभवों को प्राप्त करते हैं तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना या विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि अध्यापक विशिष्ट सत्रावसान मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं, क्योंकि जो एक कंस्ट्रक्टिव इन्वायरमेंट होगा उसमें जो प्रोसेस होगी उस पर फीडबैक दिया जाएगा। सिर्फ उनके प्रदर्शन पर फीडबैक नहीं दिया जाएगा, सिर्फ प्रोडक्ट पर फीडबैक नहीं दिया जाएगा, प्रोसेस पर फीडबैक दिया जाएगा। तो ऑप्शन सी आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह से मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। 2019 के क्वेश्चन थे, पेपर 1 पेपर 2 मिला के। पेपर 1 के 10 क्वेश्चन थे और पेपर 2 के 10 क्वेश्चन थे। आपको पता भी नहीं चला होगा क्योंकि दोनों का लेवल एकदम सेम होता है, दोनों का सिलेबस बिल्कुल सेम है। तो इस तरह से आपके 20 क्वेश्चन आज हो गए। इसके बाद हम थ्योरी देखेंगे। वीक में 2 डेज आपकी चलेगी ये सीरीज़। इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। आप ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखेंगे, कैसे आप एलिमिनेशन ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और ऑप्शन को पढ़ के चारों ऑप्शन कैसे समझना है ये आप सीखेंगे। तो ये सीरीज़ आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो, आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, आपको हेल्प मिल रही हो तो लाइक कीजिए, आप अपने सजेशंस को कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।